की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में दिख रहा है एक्सपायरी के पहले उतार चढ़ाव, और आज एक दिन पहले ग्लोबल मार्केट से काफी बेहतरीन संकेत। तो बड़ा सवाल है कि क्या आज हम 8800 के पार निकलने में कामयाब होंगे, और इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में क्या हो आपकी रणनीति रेल बजट के ठीक एक दिन पहले, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, वॉलिटिलिटी भरा कल का सेशन देखने को मिला भारतीय बाजारों में। सेकंड हाफ ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई, लाल निशान में पहुंचे, लेकिन शुक्र है देखिए हरे निशान में क्लोजिंग जरूर होती हुई दिखी। इसी बीच अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स रिवाइव करने में नाकाम रहे। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट से बेहतरीन संकेत मिल रहे हैं। जेनेट येलेन के बयान ने दुनिया भर के बाजारों में जान फूंक दी है। ग्रीक के बाजार देखिए 10% ऊपर है। इससे अच्छे संकेत संदीप कई दिनों तक हमें देखने को नहीं मिले थे, और इसीलिए आज शायद SGX निफ्टी अच्छी खासी तेजी दिखाने के संकेत दे रहा है। बिल्कुल, जेनेट यानी कि जो टेस्टिमोनी थी उसमें क्या बयान निकल के सामने आते हैं। उससे पहले हमने देखा था परसों यूएस के बाजार काफी नर्वस थे, जो रिकॉर्ड हाइज बने सोमवार को, उसके बाद थोड़े हल्के होकर बंद हुए थे। लेकिन ऐसा कोई भी जो नेगेटिव बयान था उनके कल टेस्टिमोनी में नहीं देखने को मिला। ब्याज दरों का जो बढ़ने का सिलसिला, उसके टाइमलाइन को लेकर बाजार एक सफाई चाहता था, और जेनेट येलेन ने साफ तौर पर ऐसा कहा कि आने वाली कुछ पॉलिसी की जो बैठक होने वाली है उसमें वो ब्याज दरें बढ़ाने के ऊपर विचार नहीं करेंगे। इनफैक्ट उनका ऐसा कहना है कि जब तक उनको इकोनॉमी की रिकवरी पर भरोसा नहीं होता, लेबर मार्केट के कंसर्न खत्म नहीं हो जाते और इन्फ्लेशन उनके टारगेट वो अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक यूएस में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू नहीं होगा। तो जो जून के एक्सपेक्टेशन थे पहले बाजार के, वो शायद अब सितंबर अक्टूबर तक शिफ्ट होते नजर आए। तो उसकी एक राहत थी, जिसकी वजह से 1/4 से आधे % के आसपास के गेंस यूएस के बाजारों में कल बने, और रिकॉर्ड हाइस पे वहां पे क्लोजिंग देखने को मिली। और नैस्डैक पे अगर आप देखें, लगातार 10वें दिन वहां तेजी थी, और 15 साल के हाइस पे वहां पे हमने देखा दरअसल कल क्लोजिंग देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स में जेनेट येलेन के जो कमेंट्स आए थे उसका इंपैक्ट तो था ही था, साथ ही साथ ग्रीस का जो रिफॉर्म्स का प्लान था जो उन्होंने सबमिट किया है, उसको यूरोजोन के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से आधे से 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और खासतौर पर ग्रीस के बाजार, जैसे आप मेंशन कर रहे थे, 10% के आसपास की गेंस वहां देखने को मिले, क्योंकि सोमवार को बाजार बंद थे। कल उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट किया और वहां पे काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसी के चलते हम देखें कि एशियन मार्केट्स में अभी आपको लगभग सभी बाजार ग्रीन के साथ ही कारोबार करते नजर आएंगे। चाइना के PMI आंकड़ों का इंतजार था, माना जा रहा था कि तीसरे महीने लगातार वहां पे गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वहां पे 4 महीने के हाइस पर वो आंकड़े निकल के सामने आए, तो उससे भी एशियन मार्केट को सहारा मिला। हालांकि चाइना के बाजार अनएक्सपेक्टेडली यहां पे लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी बाजार अगर आप देखें तो लगभग आपको 1/4 से 5% के आसपास की तेजी नजर आएगी। इसीलिए SGX निफ्टी भी करीब 1/4% के आसपास की तेजी की इंडिकेशन दे रहा है। तो जो रेट हाइक को लेकर कंसर्न्स थे वो छठे नजर आए, और ग्रीस का जो प्लान अप्रूव हुआ है उसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नैस्डैक के बाजार देखिए 15 साल के हाइस पर हैं, 10 दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। डाउ और S&P में रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग हो रही है। फुटसी रिकॉर्ड स्तर के करीब है। ग्रीक के बाजार 10% ऊपर हैं। चाइना का PMI अच्छा। ब्रेंट क्रूड देखिए $58 के आसपास कारोबार करता हुआ, और FIIs ने भी भारतीय बाजारों में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी ही करी है। अच्छे संकेत आज हर तरफ से। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट से बेहतरीन संकेत है। खासतौर से चाइना के डेटा जिस तरह से आए हैं, वो सुबह सुबह कमोडिटी स्टॉक्स में और ज्यादा तेजी करने की काम करेंगे। और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले मेटल शेयरों पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए आप देख सकते हैं। कुछ शॉर्ट कवरिंग वहां से आती हुई दिखेगी। और हेमंत, हम पिछले हफ्ते भी यही बात कर रहे थे कि ग्रीस को लेकर बहुत चिंताएं करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, अल्टीमेटली एक सोल्यूशन आएगा। बात यही कि वो सोल्यूशन कब तक आता है। और आप देख सकते हैं कि बाकी बाजार नर्वस है, लेकिन ग्रीस के बाजार 10% की उछाल दिखाए, तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। लेकिन जो सरप्राइजिंग है वो जेनेट येलेन की तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट है, और उसके बाद अब कहीं न कहीं ये एक बात बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में और अमेरिका में खासतौर से होती हुई दिखेगी कि जून में जो बाजार अंदाजा लगाकर बैठा है रेट हाइक का, हो सकता है वो डेफर होता हुआ दिखे। और ये एक बेहद पॉजिटिव होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से कि अगर रेट हाइक और टलता हुआ दिखता है तो उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। जितना रेट हाइक चलेगा उतना ही इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए नजर आएगा, उतने समय के लिए और क्वांटम में भी। तो कुल मिलाकर ग्लोबल मार्केट्स के ये पॉजिटिव संकेत एकदम ठीक वक्त पर आए, जब भारतीय बाजारों के लिए लोकल ट्रिगर्स उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सेंटीमेंट सुधारने के लिए और मार्केट की ओपनिंग के पहले आप ग्लोबल मार्केट से जो संकेत लेना चाहते हैं वो काफी अच्छा है। क्रूड के दाम भी स्थिर हैं $58-59 के आसपास। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बेहतरीन पॉजिटिव संकेत ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं, और शायद अब हम ग्रीस की चिंताओं को पीछे छोड़कर और आगे बढ़ते हुए नजर आए। जी हाँ, और कल परसों से ज्यादा खरीदारी करी है FIIs ने। करीब 700 करोड़ रुपए की कैश मार्केट्स में जब
कमजोरी हो रही है तो दिग्गजों में FIIs खरीदारी कर रहे हैं। 2 दिन में 1300 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी कैश मार्केट में अच्छी मानी जानी चाहिए, बाजार को कॉन्फिडेंस देगी ये भी। बिल्कुल, और साथ ही वायदा कारोबार के आंकड़े भी बुरे नहीं है। और कल हम यही बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा पॉजिटिव मार्केट में जो दिख रहा है वो है कि FIIs की तरफ से फिर से फ्लोज पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहा है। अब ये अलग बात है कि आप इन आंकड़ों के दम पर इतनी तेजी क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप 700 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी देखें और उसके बावजूद बाजार फ्लैट होते हुए दिखे ना, तो इसकी वजह साफ है कि ट्रेडर्स और FIIs का रुझान थोड़ा विपरीत दिशा में दिख रहा है। जहां ट्रेडर्स उतने बुलिश नहीं थे, उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, तो अभी तक उनके शॉर्ट्स कवर नहीं होते हुए दिखे। FIIs ने जरूर अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पर बनाई है, और खासतौर से स्टॉक्स में न सिर्फ 700 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में हुई है, बल्कि 450 करोड़ की खरीदारी FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी खरीदारी की है। इसका मतलब साफ है कि स्टॉक स्पेसिफिक अब FIIs बेरिश नहीं रहना चाहते हैं, और खासतौर से यह संकेत थोड़ा सा बैंकिंग शेयरों में आते हुए दिख रहा है। इस पूरी सीरीज में बैंक्स ने काफी निराश किया। बैंक्स के रिजल्ट्स के बाद खासतौर से जिन बैंक्स के, चाहे वो दिग्गज PSU बैंक्स हो या फिर ICICI जैसे, जहां रिजल्ट्स खराब आए थे वहां पर FIIs की तरफ से काफी शॉर्ट्स बने थे, और वहीं पर आपने काफी हद तक बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशन होती हुई दिखी। लेकिन कल के सेशन में यह संकेत पहला मिलता हुआ नजर आ रहा है कि अब उन बैंक्स में और बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी FIIs की तरफ से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये एक राहत की बात है कि बैंक्स जो एक बड़ा वेटेज अपना रखते हैं बाजारों में, वहां पर अब शॉर्ट्स नहीं बन रहे बल्कि सेलेक्टिवली शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। तो इन आंकड़ों को बेहद पॉजिटिव तौर पर पढ़ना चाहिए, और भले ही आप इन्हें कुछ हद तक एक्सपायरी के एडजस्टमेंट कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्सपायरी के पहले ये खरीदारी के आंकड़े बाजार को बेहद बड़ी राहत देने वाले हैं। रोलओवर्स किस तरह के हुए हैं अब तक, और FNO से क्या संकेत मिल रहा है? 8800 अगर पार करता है तो फिर 8900 की तरफ चलना शुरू हो जाएगा आज या कल में? इसमें कोई डाउट नहीं कि 8800 पार होते ही बड़ी एग्रेसिव खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग, आपको फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखेगी। और यही वजह थी कि कल 8800 के लेवल को हम पार नहीं कर पाए, वहां पर कॉल्स में काफी शॉर्ट्स बनी हुई है। लेकिन कल के सेशन में काफी इंटरेस्टिंग हेमंत आंकड़े नजर आ रहे हैं। पहली बात तो कि बाजार का जो कंफ्यूजन दिख रहा है, कल जिस तरह से आपने दिन भर में उतार चढ़ाव के बीच में ट्रेड देखा, वो साफ तौर पर आंकड़ों में नजर आता है। और वो इसलिए कि बैंक निफ्टी को लेकर अब FIIs बेरिश नहीं है, थोड़ी शॉर्ट कवर कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी में थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आई है। और कल के सेशन में आप देखिए 13 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे। जिन रोल ओवर्स की आपने बात की, काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 49% रोल ओवर हुए हैं मार्केट वाइड, और 55% रोल ओवर है निफ्टी में। 43% के मुकाबले में 55% रोल ओवर। तो रोल ओवर काफी मजबूत होते हुए दिखे, काफी एग्रेसिव होते हुए दिखे। वो भी तब जबकि अगली सीरीज की शुरुआत में आपको बजट देखना है, और बजट के दिन आप बड़ा उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन उसके पहले भी रोल ओवर्स काफी अच्छे होते दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बाजार का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स का भी और मंदी करने वाले ट्रेडर्स का भी, जो अपनी रोल ओवर्स को अगली सीरीज के लिए लेकर जा रहे हैं। यानी कि जिनका जो व्यू है उस व्यू पर वो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर रहे हैं। बाकी आंकड़ों को देखिए, काफी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। सबसे पहली बात, पुट और कॉल में, पुट और कॉल दोनों में ही 8800 से लेकर 9100 इन 400 पॉइंट की रेंज में 20-20 लाख शेयर कम होते हुए दिखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बनाकर देखें, बाजार की इस वॉलेटिलिटी में, इस उतार चढ़ाव के बीच में वो डायरेक्शन समझ नहीं पा रहे हैं, और ये वजह है कि वो अपनी पोजीशंस कम करते हुए दिख रहे हैं। 20-20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों में ही, पुट और कॉल में कम होना, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जब आप इस तरह से दोनों ही तरह के ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट कम होते हुए देखें। ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि बाजार में कंफ्यूजन और डायरेक्शन नहीं होने की वजह से हो रहा है। और वो डायरेक्शन नहीं होना साफ तौर पर इस लिहाज से भी दिख रहा है, जब बैंक निफ्टी में FIIs अब बेरिश नहीं है, वहीं निफ्टी में अब भी बुलिश नहीं है। तो काफी हद तक बाजार का जो कंफ्यूजन है 2 दिनों का ट्रेड, ये साफ तौर पर बता रहा है कि डायरेक्शन की तलाश में बाजार है, और उस लिहाज से ऊपर और नीचे का जो आपको ट्रेड इंट्राडे में दिख रहा है वो एकदम रीजनेबल है, बाजार में आंकड़ों के मुताबिक है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़कर 0.88 के आसपास आया है, लेकिन अब भी कंफर्टेबल जोन में। तो मुझे लगता है इन आंकड़ों के दम पर आप ये कह सकते हैं कि 8700 के लेवल को आप आसानी से तोड़ेंगे नहीं, ये साफ तौर पर दिख रहा है वायदा कारोबार के आंकड़ों में। और शायद इस सीरीज के अंत तक, आज और कल में, आप 8700 के आसपास सपोर्ट लेंगे, वो लेवल होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कि कल ही की तरह आज भी वही लेवल दूंगा 8800 का। ये 8800 के पार होने के बाद ही बाजार में तेजी का असली एक्शन दिखेगा, बशर्ते कि आपको लगे कि 8800 के पार निकलकर आप टिक पाएंगे, तो फिर बाजार में फायरवर्क्स होंगे। अदरवाइज आपको इसी 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना है, ये वायदा कारोबार के आंकड़े कह रहे हैं। चलिए, फायरवर्क्स की एक्सपेक्टेशंस, हमारा ये पोल भी अनिल देखिए बता रहा है 8800
50 से 8,900 जो सबसे नीचे आंकड़ा लिखा है, देखिए ये बता रहा है कि 40% लोग मान रहे हैं कि यहां पर एक्सपायरी होगी तो तेजी का दिन देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी के दिन बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है। सीएनबीसी आवाज के पोल की काफी सटीकता रही है। हर बार ये ज्यादातर जनरली सही साबित होता है और इस बार भी अपेक्षा यही की जा रही है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन 8800 के ऊपर जाना पहले काफी जरूरी होगा। शायद कल रेल बजट से ये ट्रिगर्स मिल सकते हैं। जी हाँ, कल रेल बजट पेश होने वाला है, 3 दिन बाद बजट पेश होने वाला है। अब बाजार में आपकी नजर कहां होनी चाहिए ये बताने के लिए आज भी पहला सौदा में हमारे साथ होगा एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल। 9:30 बजे हमारे साथ होंगे पायनियर इन्वेस्ट कॉर्प के संदीप शिनोय। जी हाँ, ये बताएंगे कि रेल बजट से आपको किस तरह की अपेक्षा करनी चाहिए, बजट से आपको किस तरह की अपेक्षाएं करनी चाहिए। और इनके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे टीटागढ़ वैगन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी। और इसके अलावा मिडिल क्लास की उम्मीदों पर मोदी का बजट कितना खरा उतरेगा, इस पर वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार टीसीए श्रीनिवास राघवन से चर्चा करेंगे सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। इसके अलावा मार्केट काउंटडाउन में टेक्निकल नजरिया हमें देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे मंगल कैशियर सिक्योरिटीज के राजेश सातपुते। फंडामेंटल नजरिया हमारे साथ देंगे के सुब्रमण्यम और डेरिवेटिव एक्सपर्टाइज हम लेंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगे एडलवाइज के विशाल क्षत्रिय। चलिए बात तो आज के बाजार को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। कल का बाजार भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12 बजे के आसपास बजट आ जाएगा। शॉर्ट पोजीशंस काफी बनी हुई हैं। 2% निफ्टी गिर चुका है, 8% बैंक निफ्टी गिर चुका है। गिरने की गुंजाइश अब थोड़ी कम लगती है, ऐसा लग रहा है। अगर कोई भी पॉजिटिव संकेत रेल बजट से आए तो आज नहीं तो कल तो पक्का शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, मानना चाहिए। मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग रैली होनी तो हेमंत आज होने की संभावनाएं ज्यादा है। ओके। इसकी वजह साफ है कि आंकड़े आज आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और दूसरी बात पॉजिटिव ट्रिगर्स आपको ग्लोबल मार्केट से भी आते हुए दिख रहे हैं। रिस्क एक ही है जिसकी वजह से कल हमने ऊपर के लेवल से 8800 को पार नहीं कर पाया, नीचे उतरे, वो है जो कुछ भी पॉलिटिकल सिचुएशन या यूं कहें कि जो संसद में जो सिचुएशन चल रही है, अहम बिल्स पेश नहीं होते हुए दिख रहे हैं। सरकार शायद उन बिल्स को विड्रॉ करने की बात जो कर रही है वो बाजार का सेंटीमेंट खराब किए। तो पूरे मार्केट में अगर आज आप नेगेटिव ढूंढने चाहें तो नेगेटिव एक ही बात है कि अगर संसद में किसी तरह का गतिरोध होता है और सरकार अपने इंपॉर्टेंट बिल से पीछे हटती है तो वो बाजार नापसंद करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहीं पर बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज मुझे लगता है अगर वहां पर आज आपको दिल्ली से कहीं किसी तरह की नेगेटिव खबर ना आए तो फिर आप 8,800 को पार करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, ये जरूर कहना चाहता हूं। हालांकि एक अच्छा संकेत कल के सेशन में ये मिला कि 8,800 के लेवल पर पुट और कॉल दोनों में ही पोजीशंस कम हुई है, तो थोड़े से ट्रेडर्स बैकफुट पर जा रहे हैं, पोजीशन हल्की कर रहे हैं और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है कि आप इंपॉर्टेंट इवेंट के पहले हल्के रहें। रेलवे बजट जनरली बाजार को डायरेक्शन देने के लिए आज से उतना अहम नहीं होता, लेकिन इस बार रेलवे बजट से काफी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ बड़े रिफॉर्म्स या कुछ बड़े काम रेलवे बजट में भी दिखा सकती है। तो उस लिहाज से कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो सकता है। और फर्ज करें आज आप 8800 के पार जाकर टिक पाएं, क्लोजिंग देने की कोशिश करें तो फिर हो सकता है आपको एक्सपायरी आसानी से 8900 के आसपास मिलती हुई नजर आए, इसकी संभावनाएं बनती है। लेकिन लेवल्स को रेस्पेक्ट कीजिए, बाजार में अब भी शायद वन साइडेड आपको मूव ना दिखे। 8700 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 8800 के पार निकलने के बाद फ्रेश तेजी का ट्रिगर। अदरवाइज इस ट्रेडिंग रेंज को आपको ट्रेड करना है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ। कुछ सेक्टर्स आपको टर्निंग करते हुए नजर आएंगे, छोटे छोटे सेक्टर्स पर नजर रखिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स पर नजर रखिए और आज हो सकता है थोड़ी बहुत ग्लोबल मार्केट्स के चलते मेटल्स कमोडिटीज में आपको उछाल देखने को मिले। चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। आगे बताएंगे आपको कौन से शेयर हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए आपको, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। क्या रेल मंत्री सुरेश प्रभु इंडियन रेलवे को दे पाएंगे रफ्तार? क्या होगी माल भाड़े और किरायों में कटौती? बेहतर होंगी सुविधाएं और सुरक्षा? बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट और बढ़ेंगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज? आदित्य बिरला ग्रुप प्रेजेंट्स प्रभु की रेल, को प्रेजेंटेड बाय भारतीय स्टेट बैंक, 26 फरवरी। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से शेयर हैं जहां पर नजर बनाकर रखी जाए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर नजर रखें आज?
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपके रडार पर एबीजे शिपयार्ड, महिंद्रा, भारत फॉर्ज जैसी कंपनियां होनी चाहिए, जहां पर पावर डिफेंस के बाद अब खबरें हैं कि महिंद्रा ग्रुप एबीजे शिपयार्ड में एक बड़ा हिस्सा खरीद सकती है। भारत फॉर्ज भी दूसरे कंटेंडर के तौर पर सामने आया है। इसके साथ अदानी ग्रुप और कुछ फॉरेन कंपनीज भी इंटरेस्टेड है अब एबीजे शिपयार्ड में कुछ अच्छा खासा हिस्सा खरीदने के लिए। आपको बता दूं, महिंद्रा, एबीजे शिपयार्ड और भारत फॉर्ज, इन सारी कंपनीज ने इन खबरों पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी का QIP खुला, जिसमें की फ्लोर प्राइस 494 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया और इसमें की फ्लोर प्राइस पर 5 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं, 5 रुपए तक का ही डिस्काउंट दिया जाएगा। पीसी ज्वेलर्स के काउंटर पर नजर, जहां पे प्राइवेट इक्विटी फंड क्रेडोर एडवाइजर्स ने कंपनी में 3.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है। ये डील लगभग 140 करोड़ रुपए की हुई है। ये हिस्सेदारी थोड़ी सी और बढ़ाई जाएगी, 3.5% पे लाई जाएगी, जिससे कंपनी में और 12 करोड़ का निवेश आएगा। तमाम टेलीकॉम काउंटर्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ पर लैंडलाइन कनेक्शंस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए टर्मिनेशन चार्जेस के बाद ट्राई ने डोमेस्टिक कैरिज चार्जेस को लेकर भी एक नए रेगुलेशंस जारी किए हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक कैरिज की सीलिंग प्राइस 65 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 35 पैसे प्रति मिनट कर दी गई है। फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर्स के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे फर्टिलाइजर राज्य मंत्री हंसराज हरी 3 बीमार कंपनीज का फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करने की योजना बना रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट लोन्स तो वेव ऑफ किए जाएंगे ही, साथ ही इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी कंपनियों को दिए जाएंगे। इन 3 कंपनीज में मद्रास फर्टिलाइजर्स, फैक्ट और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स शामिल है। स्पाइसजेट का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ कंपनी का रिवाइवल की तरफ एक और कदम, जितने भी TDS पेमेंट था कंपनी ने वो क्लियर कर दिया और इसी के साथ साथ सर्विस टैक्स और एम्प्लॉयज की जो सैलरी भी थी वो भी कंपनी ने क्लियर कर दी है। जुबलेंट लाइफ साइंसेज के लिए एक पॉजिटिव खबर, जहां पर कंपनी को अपनी एक हाइपरटेंशन दवा के लिए US FDA से नॉड मिल गई है। गोदरेज कंज्यूमर का काउंटर भी आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ पे कंपनी ने अपने हेयर एक्सटेंशन ब्रांड डार्लिंग के साथ करार किया है, जिसमें कि कंपनी डार्लिंग के साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक कारोबार में अपना हिस्सा 90% तक बढ़ाएगी। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पे RBI के मुताबिक कंपनी में विदेशी निवेश यहाँ पर सीमा के नीचे है, तो और FIIs यहाँ पे खरीदारी कर सकती है। आपको बता दूं, फिलहाल FII की होल्डिंग कंपनी में 32.09% की है। फ्यूचर लाइफस्टाइल कंपनी ने एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी इंडस्ट्री क्राफ्ट में अपना हिस्सा 63% से बढ़ाकर 72% कर दिया है। फंड एक्शन पर नजर, जहां पर ग्रीन पाई इंडस्ट्रीज में यहाँ पर सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट मॉरिशस ने कंपनी के 7 लाख शेयर्स बेच दिए हैं 1011 रुपए प्रति शेयर पर। ये 7 लाख शेयर्स को खरीदा है लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने। और आखिर में 2 कंपनीज पर खास नजर होनी चाहिए, कैस्ट्रॉल इंडिया और टेक्नो सिस्टम। ये दोनों कंपनियां आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो देंगे हमें आज की ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। और शुरुआत करते हैं हम तकनीकी राय के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मंगल केशव सिक्योरिटीज के तकनीकी एक्सपर्ट राजेश सातपुते। राजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इतना उतार चढ़ाव 2-3 दिनों से जो दिख रहा है मार्केट में, न्यूज फ्लो भी है, एक्सपायरी भी है, आगे इवेंट्स भी है, क्या कुछ चार्ट्स पर सिचुएशन क्लियर दिख रही है कि बाजार किस तरफ जाना चाहता है और क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी? अनिल जी, मुझे लगता है कि एज फार एज अ निफ्टी चार्ट इज कंसर्न क्लैरिटी बहुत है, लेकिन स्टॉक्स में जो बीटिंग डाउन हो रहा है ना, वो ज्यादा तकलीफदेह है। क्योंकि एक टाइम था कि मार्केट 3 या 4 दिन लगातार चलता था, फिर 1-2 दिन का करेक्शन, फिर वो जो रेगुलर स्टैंडर्ड मूव है वो ये मार्केट में है नहीं। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड करेक्शन देखोगे, लगातार 8 दिन बाजार गिरेगा, लगातार 8 दिन बाजार चलेगा, तो ये कहना टेक्निकल पैरामीटर्स पे कि ये मार्केट अभी यहाँ पे रेस्ट लेगा नहीं लेगा, ग्लोबल फंडामेंटल्स, ग्लोबल इवेंट्स, वहाँ पे FOMC में क्या होता है, ये सब देख देख के आजकल मार्केट चल रहा है। और उसके चलते मुझे लगता है कि टेक्निकल थोड़ा साइडलाइन हुआ है। आई हैव टू एडमिट दैट। अगर प्योरली टेक्निकली यहाँ पे सोचे तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जो क्लैरिटी दिखता है वो ज्यादा निफ्टी में दिख रहा है। मुझे लगता है कि जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8450 से लेके 8900 तक ये मार्केट चलेगा, मुझे लगता है 8900 से लेके 8700 इज अ माइनर करेक्शन दैट इज ड्यू बिफोर द बजट। तो मुझे लगता है कि हम बजट के पहले 8700 का सपोर्ट या बेस यहाँ पे बनाएंगे और आगे चल के 9000-9100 तक की एक रैली देखेंगे। लेकिन दैट रैली शुड नॉट बी यूज टू
create further long position. मुझे लगता है वो rally should be used to liquidate your long rather than creating a fresh long. तो यहाँ पे जो beaten down stocks है तो वहां पे हमारा फोकस ज्यादा है कि वहां पे क्योंकि बाजार अगर गिरता है तो बीटन डाउन में हमें ज्यादा नुकसान ना हो, ये सोच के हमने बीटन डाउन में ही थोड़ा सा एक्सपोजर रखा है, नॉट जो कि रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें ज्यादा हम नहीं है, तो बीटन डाउन में थोड़ा काम हो रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं रेलवे शेयर जो काफी दौड़ चुके हैं और ऐसे स्टॉक्स जो काफी चल चुके हैं यहां से परहेज करें और पिटे हुए शेयरों में जो पहले से नहीं जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया वहां पर नजर होनी चाहिए। चलिए, के सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। ये बताइए, आपको क्या लगता है, हम काफी लाइट जा रहे हैं इस इवेंट में? देखिए 2% निफ्टी में गिरावट, 8% बैंक निफ्टी में गिरावट। बजट के बाद क्या एक तेजी देखने को मिल सकती है अगर कुछ भी पॉजिटिव निकल कर आता है इस बजट में, और अपेक्षाएं काफी हैं? जी, मेरा मानना है कि यहाँ पर हम जो भी करेक्शन देख रहे हैं, इन अ वे इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका वजह यही है कि यहाँ पर कोई हाई एक्सपेक्टेशंस के चलते हम अगर मार्केट में बहुत बढ़त देखिए और पर वहाँ पर कोई निराशाजनक बजट में प्रेजेंटेशन आवे, उसमें उसके बाद गिरावट आए, उससे अच्छा हम थोड़ी बहुत एक करेक्ट प्रॉफिट टेकिंग का माहौल देख रहे हैं। और जैसे अभी अभी आपके चैनल में टेक्निकल वाले भी बता रहे थे 8,700, आई थिंक ये लेवल पे अच्छे खासी करेक्शन भी आ गया है। तो आई थिंक फ्रॉम दिस लेवल्स यहाँ पर अपसाइड डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स 9,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां पर जाके वापस एक टेस्ट करेगा मार्केट, और यहाँ पर कोई एग्रेसिव बेट्स आई थिंक लेना शायद विल नॉट बी एडवाइजेबल। बजट का जो भी अनाउंसमेंट होंगे उसके पीछे जो भी जहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव अनाउंसमेंट होंगे उसके चलते हम शायद यहाँ पर पोस्ट बजट कोई पोजीशंस क्रिएट करें। इस लेवल पे शायद कोई एग्रेसिव पोजीशंस ना लें, वही ठीक रहेगा। हाँ, एक बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से शायद एक बाइंग कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर या काउंटर्स पे की जा सकती है, लेकिन कोई एग्रेसिव बाइस आई थिंक इस लेवल पे आई थिंक विल नॉट बी एडवाइजेबल। ओके, तो बजट में हल्के रहें। जाने से पहले ये राय आती हुई के सुब्रमण्यम की, जाहिर सी बात है कि बजट के दिन बड़े मुंह ऊपर या नीचे की तरफ आने की पूरी संभावना, तो अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो फिर शुक्रवार तक या फिर शनिवार को जो बजट पेश होने वाला है उसमें आप 11 बजे से पहले अपनी पोजीशंस को हल्की कर ले, ये राय आती हुई। लेकिन याद रहे, शनिवार को आपको हमारे साथ रहना है सीएनबीसी आवाज के साथ, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल और पिछले 10 सालों से बजट के दिन सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला चैनल, और हम आपको रियल टाइम एनालिसिस बजट का देंगे और साथ ही जो कुछ भी बजट के प्रोविजंस आएंगे उन बजट के प्रोविजंस पर हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह के ट्रेड, किस तरह के निवेश के मौके आपके लिए बनेंगे, ये हम आपको बताएंगे। न सिर्फ बजट के दिन बल्कि कल भी जब रेल बजट आने वाला है, और अब से लेकर बजट तक हर रोज आपके लिए कमाई के मौके देश के सबसे बड़े, सबसे नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे एफएनओ बजट्स पर राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। और बजट का हफ्ता चल रहा है, हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट के दिग्गजों से। इस पूरे हफ्ते लगातार वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने आवाज के प्रधान संपादक संजय पोगलिया के साथ खास मुलाकात में कहा कि हिंदुस्तान जिंक को डीलिस्ट कराने का उनका कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान जिंक का बचा हिस्सा सरकार से लेना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से दरअसल बात अटक जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में वेदांता ग्रुप हर सेक्टर में विस्तार करेगा। आइए सुनते हैं। डुअल स्टेक है, वो क्यों नहीं बेच दें? क्या, क्यों, कहाँ रुकावट आपको लगता होगा? हाँ, ये देखिए कि इतना ओपन टेंडर था, सारी दुनिया के लोगों ने भागीदारी ली थी। हमने जो टेंडर लिया उस समय उनके पास 29% रह गया था। 29% की कॉस्ट उस समय 500 करोड़ रुपए थी। 500 करोड़ से हमने उसको 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ा के उसकी वैल्यू 20,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। कॉन्ट्रैक्ट में था कि आपको 2 बार में ये शेयर हम दे देंगे, एक बार उन्होंने दे दिया, दूसरे बार में रखे हुए हैं। हम तो कंपनी चला ही रहे हैं। ये बिजनेस फ्रेंडली होके साथ में बैठ के काम करें, अप्रिशिएट करें। जब भी वो बोलेंगे कि हमको शेयर बेच रहे हैं, हम तैयार हैं। कोई एक्सपेक्टेशन है कब तक हो जाए ऐसा कुछ लाइन? हर महीने 2 महीने पे वो लोग हमको सामने से बताते हैं कि हमें इसको बेचना है, अब रुपया तैयार रखिए। हम रुपया तैयार रखते हैं, तैयारी करते हैं, फिर वो कहीं न कहीं बात रह जाती है। तो जब भी जिसकी बात उठेगी उस समय हम देखेंगे। इसी बीच में हम देख रहे हैं कि और भी कोई हम करें जो सब कंपनियों को एक साथ कर दें, देखें कई चीजें हम देख रहे हैं। ये बिल्कुल कि साथ करने वाला थोड़ा और अगर आप बता सकें, क्योंकि एक हमने ये भी सुना कि आप इसको हिंदुस्तान जिंक को डीलिस्ट करके
सेसा स्टरलाइट में अगर मर्ज कर दें, फिर कैश निकले जिससे डेट रिटायर कर दें, ऐसा भी कुछ है एजेंडा पे? ये हमारा कभी डीलिस्ट करने का कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पूरी दुनिया में डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनियां हैं। ऑस्ट्रेलिया से BHP है, अफ्रीका से एंग्लो अमेरिका है। हमको हमारा एक विजन है कि हिंदुस्तान से एक नेचुरल रिसोर्स की कंपनी निकले जो ऑयल भी बनाती हो, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब जो कंपनियां मिला देगा मतलब है कि आगे चल के आपके ग्रुप में कुछ कंपनियों का और एक जगह आना और कंसोलिडेशन हम देखेंगे। वो एक फायदेमंद सबको हो सकता है, उसको हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में काम हो तो अच्छा लगेगा। ये दिग्गज कॉर्पोरेट्स का जमावड़ा लगा हुआ है CNBC आवाज पर इस पूरे हफ्ते, और आपको केवल एक चैनल देखना है। जी हाँ, CNBC आवाज। यहां हम आपको बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स की आवाज सुनाएंगे। चलिए, मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सतपुते और फंडामेंटल नजरिया बताने के लिए आशीष मेहता के सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेलवे शेयरों पर आपसे राय लेना चाहूंगा सुब्रमण्यम साहब। कल हमने देखा था ये वो सेक्टर था जहां पर काफी प्रेशर बना था, लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं, खासतौर पर ट्रेडर्स के लिए क्या रणनीति होगी और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मौका है, या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए इन शेयरों में अगर लंबी अवधि का निवेश करना हो? दोनों ही तरह के निवेशकों के लिए बताइए। जी, आप यहाँ पर मार्केट में जो लास्ट 3-4 महीने में डिफेंस और रेल, इस स्टॉक्स में जहाँ पर इतनी खासी पार्टिसिपेशन हुई है और हम ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन को चलते हुए यहाँ पर इतनी खासी बढ़त देखी है, आई थिंक करंट लेवल पे कोई ऐसा एग्रेसिव बेट्स लेना आई थिंक मुश्किल, आई थिंक डिफिकल्ट लग रहा है। और खास करके हमने कल रेलवे स्टॉक्स में देखा जहां पर काफी भारी गिरावट देखी, और तो मेरा मानना है कि यहाँ पर काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर टेक्स रेल जैसे कल काफी करेक्शन हुई थी, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर कोई डीप करेक्शन मिले, और यहाँ पर नॉर्मली ऐसा होता है कि जहां पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं अनाउंसमेंट के बाद, वहां पर जैसे अगर एक्सपेक्टेशंस मीट भी हो जाती है, वहां पर ज्यादातर प्रॉफिट टेकिंग आती है, और अगर एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होती है तो ऑब्वियसली जबरदस्त गिरावट होती है। तो मेरा मानना है कि बढ़त ऑलरेडी जो बढ़त देखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉशियस अप्रोच रखें, और नीचे जैसे कोई करेक्शन मिले वहां पर एंट्री करें, और आई थिंक वो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगा। और दिस अप्लाइज फॉर ट्रेडर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स। तो ट्रेडर्स को भी आई थिंक कोई एग्रेसिव लॉन्ग बेट्स लेना आई थिंक इस करंट लेवल पे थोड़ी बहुत आई थिंक एडवाइसेबल नहीं है। ओके, तो करंट लेवल पर ट्रेडर्स के लिए दूर रहने की राय यहाँ पर रेलवे स्टॉक्स में, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए राजेश क्या चार्ट्स पर एग्जिट करने के संकेत हैं, या फिर कोई स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है और आप खरीदारी करना चाहेंगे बजट के एक दिन पहले? अनिल जी, इनफैक्ट टेक्सरेल की बात हो रही है और मैंने देखा टेक्सरेल जो है वो करीबन इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, 138 का लेवल है, लेकिन एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न यहाँ पे एक निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है। इट्स अ अर्ली इंडिकेशन। निगेटिव डाइवर्जेंस के इम्प्लीकेशंस भी हमने देखे, करीबन 165 पे वो लेवल था और कल हमने इसमें 20% का एक लोअर सर्किट आते हुए अभी देखा, लेकिन बिफोर क्लोज खुल गया था। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है मोमेंटम बेरिश ही रहेगा, सप्लाई ज्यादा रहेगा, तो ये जो सपोर्ट है 138 का मुझे लगता है वो भी इवेंचुअली टूट ही जाएगा। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये और नीचे 20-25 रुपए गिरे, तो अगर यहाँ पे पुल बैक मिलता है तो एडवाइस ही रहेगा कि आप इस बार के लिए निकल लीजिए। और पावर ऑफ डिफेंस जैसे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, इसके चार्ट्स आपको किस तरह के दिख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पहले खबरें आई M&M यहाँ पर स्टेक खरीद सकता है, उसके बाद आया कि M&M से बातचीत नहीं हो पाई है, टूट रही है, और अब दूसरी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के प्रमोटर्स यहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं, इस कंपनी को खरीद सकते हैं। पावर ऑफ डिफेंस में हम एक चीज जो लगातार देख रहे हैं वो है हर ऊंचे लेवल पर प्रमोटर की सेलिंग। आप कैसे देखते हैं इसके चार्ट को? 5.5% नीचे है। रेल बजट के शेयरों में गिरावट आई तो कुछ लोग ये भी डर के कह रहे हैं कि शायद अब अगला नंबर डिफेंस क्षेत्र का हो सकता है। जी, मुझे लगता है कि डिफेंस उतना खराब नहीं रहेगा, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। द रीजन इज टेक्निकली इसमें जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्टेडी एंड इजी फॉर्मेशन है। इट्स ए हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। एनी करेक्शन शुड बी यूज टू गो लॉन्ग। आपने देखा भारत फोर्ज जैसा काउंटर की जो 200 रुपए पे ट्रेड हो रहा था एक टाइम पे, इज ट्रेडिंग एट 1300 रुपीज। तो मुझे लगता है कि उसमें बाइंग इंटरेस्ट ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अगर करेक्शन आता है तो मेरी खरीदी की ही सलाह रहेगी। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म बेट है, नॉट ए शॉर्ट टर्म बेट। अगर पीपाओ की यहाँ पे बात करें तो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो बना था वो करीबन 84-85 के आसपास बना था, वेयर द सपोर्ट इज समवेयर नियर 61 रुपीज। तो अगर करेक्शन आता है, शार्प करेक्शन आता है, तो खरीदी करने की ही सलाह रहेगी। एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी वहीं पे आता है, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है क्योंकि न्यूज है, इवेंट है, उसके चलते थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट ऑन ए लॉन्गर टर्म बेसिस दिस शुड बी द गुड सेक्टर जहां पे एक बार के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके,
सुब्रमण्यम साहब, आपसे भी राय लेना चाहता हूं डिफेंस और शिपयार्ड से रिलेटेड स्टॉक्स पर। जो हीरो मोटोकॉर्प, M&M और पिपावाव की हमने बात की, एक और खबर जो आज निकल कर आ रही है वो ये कि एबीजी शिपयार्ड भी, जो कि भारी भरकम लीवरेज, डेट लीवरेज कंपनी है, कर्ज काफी ज्यादा है, यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की नजर है। पिपावाव शिपयार्ड में शायद हीरो मोटो के प्रोमोटर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही तरह के स्टॉक्स पर राय लेना चाहता हूँ। क्या हीरो मोटोकॉर्प या फिर L&T या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इन कंपनियों को टेक ओवर करने की सोच रहे हैं, यहां पर मौके हैं, या फिर ये पीटीवी कंपनियां, पिपावाव, एबीजी शिपयार्ड, जिनकी बैलेंस शीट खराब है और अल्टीमेटली शायद ये बिकती भी नजर आए, वहां पर मौके हैं? क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक जैसे आपने बताया पिपावाव और एबीजी शिपयार्ड, ये सब जहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, डेफिनेटली रेडार पे रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पूरे क्षेत्र में एक सुधार की एक बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सब जो बने बनाए ऑलरेडी कैपेसिटीज और या फैसिलिटीज है और कोई फाइनेंशियल वजह से यहाँ पर शायद यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, तो अगर कोई दिग्गज प्रमोटर यहाँ पर एंट्री करती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर अच्छी खासी री रेटिंग हो सकती है। जैसे हमने क्लासिक के सुज़लॉन में देखा है, पूरा सेंटीमेंट अभी सुधर गया, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें थी और वहां पर जो एक क्रेडिबल प्रोमोटर का एंट्री हुआ है उसके चलते हमने पूरा स्टॉक का री रेटिंग, और इसका वजह यही है कि क्योंकि पूरा सेक्टर का री रेटिंग हो गया रिन्यूएबल एनर्जी में, जहां पर गवर्नमेंट की इतनी सारी ट्रस्ट है, तो उसको चलते हुए यहाँ पर आई थिंक वापस एक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आई है। और वापस हम अगर वापस डिफेंस और पोर्ट की बात करें तो डिफेंस में जैसे आप पिपावाव की बात कर रहे थे, डेफिनेटली मुंजल्स की जो एंट्री की जो अभी तक यहाँ पर शायद कंफर्मेशन अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर इसमें कंफर्मेशन आती है और शायद यहाँ पर अगर नीचे मिले, जैसे राजेश भी बता रहे थे, करंट लेवल पे एंट्री ना करें, लेकिन प्रोमोटर्स क्रेडिबल जो रहे थे, यहाँ पर ऑब्वियसली सुधार की पूरी चांसेस है। आई थिंक नीचे करेक्शन में लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से ये सब काउंटर्स बहुत अच्छी है, और आई थिंक इन्वेस्टर्स उस करेक्शन के लिए एक बार, मेरा मानना है, एक बार वेट करना चाहिए। चलिए, तो ये राय शेयरों पर आती हुई, लेकिन डिफेंस शेयर अगले सेगमेंट में भी फोकस में रहेंगे। काफी सारी खबरें हैं डिफेंस क्षेत्र के शेयरों को लेकर, ये सब बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ और देखते रहिए। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स और हैं जो आज एक्शन में रह सकते हैं। और एक स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है और वो है स्पाइस जेट का। पहले लगातार बुरी खबरों का दौर और अब लगातार पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही, एक के बाद एक स्टेक सेल के बाद में, और नए प्रमोटर्स ने, कल हमने देखा कि इसका मैनेजमेंट संभाल लिया, एक्शन शुरू हो गया, और आज कुछ और पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही। दो पॉजिटिव खबरें, बकाया टैक्स और बकाया सैलरी, इसका भुगतान कर्मचारियों को कर दिया है। जिस तरह से इस एयरलाइंस का रिवाइवल हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है। किंगफिशर के मुकाबले में देखें तो लगातार तकलीफें बढ़ी, यहाँ पर तकलीफें बेहतर होती हुई दिख रही है, सुधरती हुई दिख रही है। सुब्रमण्यम साहब, क्या लगता है आपको, क्या स्पाइस जेट में 24 रुपए के आसपास आपको खरीदारी का मौका दिखता है? क्या आप ये कहेंगे कि ये एयरलाइंस अब सर्वाइव कर जाएगी, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर निवेश किया जा सकता है? जी, आई थिंक अभी भी इस पूरे क्षेत्र की अगर आप बात करें तो आई थिंक एक ट्रेडिंग बेट रख सकती है। कोई इन्वेस्टर का कॉल मैं शायद का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी दिक्कतें अभी काफी हैं और ये काफी कैश हंगरी सेक्टर है, और यहाँ पर कैश इन्फ्यूशन के बाद भी हम बहुत बार ऐसे ही देखें कि यहाँ पर वापस पुरानी समस्या खड़ी हो जाती है। तो आई थिंक एक ट्रेडिंग बेट के हिसाब से शायद ये सब काउंटर्स हम देख सकते हैं। बाकी फ्रेश एंट्री का डेफिनेटली मैं एडवाइस नहीं करूंगा। ओके, भारत फोर्ज एक और ऐसा स्टॉक है, यहाँ पर राजेश हमने अच्छी खासी तेजी देखी। अगर इसका पूरा एक साल का चार्ट देखें तो आप पाएंगे क्या फिनोमिनल रन इस स्टॉक में देखने को मिला है। सिटी जैसे ब्रोकरेजेस अब इसके ऊपर बुलिश हो रहे हैं, सेल के कॉल से इन्होंने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट भी देखिए सुधारा है। पहले इनका 898 का टारगेट था, अब 1526 का टारगेट इन्होंने दिया है। 12 महीने में 240% का फिनोमिनल रन इस दिग्गज में देखने को मिला। ये बताइए, स्टीम अभी बाकी है क्या? हेमंत, थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने जैसे मॉर्निंग में ही कह रहा था कि 200 रुपए वाला काउंटर आज 1300 रुपए हो चुका है और 1300 वाला काउंटर अपग्रेड करके 1500 1550 है। सो ये तो इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि 200 रुपए के लिए मैं रिस्क लूं या ना लूं।
जो चार्ट बता रहा है कि उसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, उसमें अभी भी वीकनेस के कोई भी इंडिकेशंस नहीं है, टेक्निकल पैरामीटर्स पे कुछ भी वीकनेस नहीं है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं ये ओवरबॉट हो चुका है। रैली अगर थोड़ा भी बजट के चलते कुछ भी निगेटिव अगर इसमें आता है डिफेंस में, तो मे भी मुझे लगता है कि फिर इसमें एक शार्प करेक्शन आ सकता है, क्योंकि करेक्शन ड्यू है। तो अगर करेक्शन ड्यू है तो रिस्क मैं लूं कि ना लूं, तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टर को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन एज पर एज द टेक्निकल इज कंसर्न, यहाँ पे मैं सिर्फ ये स्टॉप लॉस देना चाहूंगा कि 1200-1210 ये आइडियल लेवल रहेगा, क्योंकि अगर ये लेवल घटता है तो फिर इसमें बहुत शार्प करेक्शन आएगा। जैसे औरोबिंदो फार्मा में हमें देखा कि कंटिन्यूस रन था और फिर एक लेवल टूटने के बाद उसमें बाहर खड़ा नहीं हुआ। तो ये 1200-1210 के आसपास अगर घटता है तो फिर एग्जिट ले लीजिए, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू विद द व्यू। ओके, 1210 के आसपास यहाँ पर एग्जिट करने की राय आती हुई दिख रही। पीसी ज्वेलर्स, इस काउंटर पर भी आपकी राय लेना चाहता हूँ। खबर आ रही कि ट्रेडर फंड है, उन्होंने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। कल के सेशन में 244 रुपए 35 पैसे के आसपास ये हिस्सेदारी खरीदी गई है और आप देखें स्टॉक कल 2.5% ऊपर बंद हुआ है, लगभग 263 के आसपास। चार्ट क्या करें, क्या कोई तेजी का मौका है यहाँ पर अब भी? अनिल जी, पीसी ज्वेलर एज पर द डेली चार्ट इज कंसर्न, जो मल्टीपल टॉप है जहां पे रेजिस्टेंस हमेशा इसने लिया है वो है करीबन 280 के आसपास। कल का इसका जो क्लोज है वो 265 है, तो इसका मतलब 15 रुपए ऊपर के तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। सामने बजट है, ज्वेलर स्टॉक है, तो डेफिनेटली इसमें मोमेंटम रहेगा, हरकतें रहेगी। अगर कुछ अच्छा आता है बजट में तो इसमें भी मोमेंटम रहेगा। तो यू कैन से दिस इज मोर प्रोन टुवर्ड द फंडामेंटल एंड द इवेंट। टेक्निकली मुझे लगता है कि 280 के ऊपर चला जाता है तो ही इसमें बाय कॉल जनरेट होगा, नहीं तो मुझे लगता है ये सबड्यूड रहेगा। रेंज बहुत ही नैरो है, लाइक 280 एंड 240 ऑन द लोअर साइड, सो इट्स अ रेंज बाउंड काउंटर फॉर मी। ओके, चलिए आज ज्वेलरी कंपनियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी सीएनबीसी आवाज पर। जी हाँ, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सीएनबीसी आवाज पर जुड़े रहिए, क्योंकि बजट का हफ्ता आपके लिए काफी अहम हफ्ता है और यहाँ पर आपको कमाई के भी बहुत सारे मौके आज मिलने वाले हैं। प्री बजट में कौन से शेयरों में आपको निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स के लिए किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हम आपको हर घंटे बता रहे हैं, हर मिनट बता रहे हैं। और बजट के दिन भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कल रेल बजट है, रेल बजट के दिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको हम विस्तार से बताएंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए। सरल भाषा में सीएनबीसी आवाज पर हम आपको समझाएंगे मुश्किल शब्द। 28 तारीख को भी दिन भर आपको केवल एक ही चैनल देखना है और वो है सीएनबीसी आवाज। जी हाँ, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं बाजार को। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ राजेश सतपुते और के सुब्रमण्यम साहब बने हुए थे और अब विशाल क्षत्रिय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय विशाल, ये बताइए एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और आपको क्या लगता है एक्सपायरी किन लेवल्स पर हो सकती है इस सीरीज की? अगर डेरिवेटिव्स मार्केट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा जो देखने लायक है एक्सपायरी वीक में वो है रोल ओवर्स डेटा। सो अगर मार्केट वाइड रोल्स देखें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में हमने देखा कि 50% पोजीशन रोल हो गई है अगेंस्ट द एवरेज ऑफ लास्ट 3 एक्सपायरी जो 44% है। सो रोल ओवर डेटा काफी स्ट्रांग है। बिसाइड दिस अगर निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखे, रोल ओवर्स देखे तो करीबन 55% ऑफ द पोजीशन ऑफ द निफ्टी फ्यूचर्स हैज बीन रोल्ड टू द मार्च सीरीज। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि काफी सारी पोजीशन मार्च सीरीज में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंटली रोल ओवर कॉस्ट कैसे रहा है? रोल ओवर कॉस्ट निफ्टी में थोड़े श्रिंक हुए हैं जो इंडिकेट करता है कि थोड़ा मार्जिनल शॉर्ट रोल्स हुए हैं निफ्टी में। हावेवर अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो ब्रॉडली रोल ओवर कॉस्ट 70 to 75 बेसिस पॉइंट रहे जो काफी फ्लैट है। अभी एक्सपायरी व्यू के बारे में देखें तो अगर ऑप्शंस मार्केट्स में देखें तो लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है कि 89 कॉल्स पे काफी सारी राइटिंग हुई थी, तो 8900 के ऊपर हमको एक्सपायरी नहीं लगती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस एरिया है। राइट नाउ ऑप्शंस डेटा के हिसाब से हमको लगता है कि 8700 और 8850 ये रेंज के बीच में एक्सपायरी रह सकती है। ओके, तो एक्सपायरी यहाँ पर थोड़ी सी हायर लेवल्स पर होने की संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। लेकिन विशाल, किस तरह के संकेत आपको बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं? क्या कल के सेशन में कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी लौटने के या फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग के संकेत आ रहे हैं या अब भी सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी? क्या कैसे ट्रेड करना चाहिए?
या बैंक निफ्टी में भी अगर रोल ओवर्स देखें तो काफी पोजीशंस रोल्स हो गई है और हमने देखा है कि लास्ट 10 दिन में बैंक निफ्टी में काफी करेक्शन आई है, तो ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन जो है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। हाउएवर अगर देखें लास्ट 2-3 दिन से निफ्टी में करेक्शन आई है पर बैंक निफ्टी में इतनी जोर से करेक्शन नहीं आई है। बैंक निफ्टी 19,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी स्पेसिफिक बाय और सेल का व्यू नहीं है बैंक निफ्टी पर से। बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है जो है 18,300 18,500 की रेंज, ऊपर में 19,800 है। जब तक ये रेंज में रहेगा, अगर ये रेंज तोड़े तो वो साइड पे ट्रेड करना है। तब तक मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको 800-900 पॉइंट्स की जो रेंज बताई इसमें रह सकता है बैंक निफ्टी। ओके, चलिए तो इस दायरे में बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखेगा। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको भारतीय बाजार किस तरह से खुल रहे हैं। 21 अंक ऊपर देखिए एसजीएक्स निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ, और ये भी आपको बताएंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर नजर आपकी जरूर होनी चाहिए। बजट से पहले हम लगातार आपको बता रहे हैं वो शेयर जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मन की बात तो आप देखते हैं रेडियो पर, लेकिन काम की बात और धन की बात देखने के लिए जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बजट की बातें जारी रहेंगी।